नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में ज्योग्राफी का टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, जिसका बच्चे बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी की क्लास लेके आइए। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो। जियोग्राफी का अगर आपने ये सेशन आपने ले लिया तो आपका जियोग्राफी का पोर्शन एकदम ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में हर बार पूछे जाते हैं और आगे आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फालतू का कंटेंट इसमें नहीं रखा गया है। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपको और आपके जो भी साथी हैं सभी को इसकी हेल्प मिल सके। तो चलिए, आज का जो सेशन है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जियोग्राफी के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले 100 प्लस एमसीक्यू रहने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो वो एंडीज पर्वतमाला है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे पुरानी पुरानी पूछा जाएगा कि पुरानी पर्वतमाला कौन सी, तो आपने बताना है अरावली। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है। यहाँ पूछा है कि सबसे लंबी, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया, तो एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पूरे विश्व में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसको कहा जाता है पेरीज। तो उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उनको पेरीज कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जल का प्रवाह किस नदी में, तब आपकी अमेजोन हो जाएगी, अमेजन हो जाएगी। बट अगर लंबी की बात है तो लंबाई में नील नदी आपकी सबसे लंबी नदी है विश्व की। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो वह संधि है स्वेज जलडमरू मध्य। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज जलडमरू मध्य के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये इन दोनों के बीच में जल संधि है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? इससे पहले पूछा था उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण, उनको पेरिस कहा जाता था। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान की अगर हम बात करें तो उसको पंपास कहा जाता है। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार भी आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका छठा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। यहाँ पूछा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर हम झील की बात करें, कौन है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपके आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने की चांसेस पूरे पूरे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। तो दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध की अगर हम बात करें तो कौन है? भांगड़ा बांध, भांगड़ा नागल बांध। ये विश्व का दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। तो ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है आपका उपसौर। उपसौर कहा जाता है। अगर कोई ग्रह
सूर्य से न्यूनतम दूरी पे। अगर अधिकतम दूरी पे है तो उसको क्या कहा जाता है, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो उसको कहा जाता है अपसौर, उसको कहा जाता है अपसौर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूनतम दूरी उपसौर, अगर अधिकतम पूछेगा तो अपसौर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपने बताना है। ये देखिए एमपी पीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है, सही है। नाथुला आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट आपका केरल में। तो नाथुला आपका सिक्किम में है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सबसे पुरानी है? तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, सबसे पुरानी की बात करेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पहाड़ी स्थित है, ये रेलवे में पूछा गया, 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया, सह्याद्री पहाड़ी स्थित है। तो सह्याद्री पहाड़ी जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर मिलते हैं? तो ये क्वेश्चन अभी मैंने कुछ दिन पहले भी करवाया था। तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आगे, तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये भी सीडीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये झारखंड में स्थित है, झुमरी तलैया और तथा मंदार की पहाड़ी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस 2008 में पूछा जा चुका है। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह है, तो कार्डमम पहाड़ी जो है वह आपकी केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे 2005 में पूछा गया है, गारो और खासी पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो गारो और खासी पहाड़ी किस पर्वतीय श्रेणी का भाग है? तो ये पूर्वी घाट का भाग है, यानी कि वेस्टर्न घाट का ये भाग है, ईस्टर्न घाट का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? चेन्नई के तट से नापा जाता है। तो ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला जनजाति पाई जाती है? तो मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी केरल में, केरल में पाई जाती है मोपला जनजाति। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा नेशनल पार्क ओलिव रिडले टर्टल के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? ये आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क ओलिव रिडले टर्टल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा किबलू लामजाओ नेशनल पार्क। किबलू लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नामदफा बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो नामदफा बाघ रिजर्व किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है ये नामदफा बाघ रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंटल सेंट्रल थ्रस्ट अवस्थित है। तो मेंटल सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ अवस्थित है? यह आपकी वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, पूछा गया है। तो ये अरावली पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का रूर किसे कहा जाता है। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये आपकी स्थित है पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट की पहाड़ियों में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रसिद्ध अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ से कई आपके जो लॉन्च होते हैं, आपके जो रॉकेट वगैरह जो लॉन्च होते हैं, कई सतीश धवन केंद्र से लॉन्च होते हैं सैटेलाइट्स वगैरह। तो ये किस द्वीप पे है, कई बार आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये श्री हरिकोटा द्वीप पे स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु किस तरह की है। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून टाइप की है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा होती है, तो भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में देखिए शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। तो ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। परीक्षाओं में ये भी बहुत बार पूछा गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगूर कहा जाता है। तो रेगूर किस मिट्टी को कहा जाता है, ये कहा जाता है काली मिट्टी को। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का पाया जाता है, यह आपका पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को का अन्य नाम है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता था, बांगर कहा जाता था। अगर नवीन की बात करें तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, ये नदियों के निक्षेपण द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कपास की खेती के लिए देखिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा उत्तम होती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो जैव पदार्थों से भरपूर कौन सी, काली मिट्टी होती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों को टूटने से होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी का रंग काला होता है। तो काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है काली मिट्टी का रंग काला। अगला, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, यह होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपोहन क्रियाएं लिंचिंग द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लिंचिंग द्वारा देखिए लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मृदा कहलाती है। तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मृदा होती है वे क्या कहलाती है, वे बांगर कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्रफल में विकसित है। तो प्रायद्वीप भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वे काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है
तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जब भारत में प्रवेश करती है उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से आकर मिलती है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो स्वर्णश्री नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी में दाहिनी ओर से आके मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? देखिए अधिकतर जो नदियां होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बट एक कुछ नदियां ऐसी हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो आपने बताना है कौन सी। तो बेतवा नदी आपके दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो यहाँ पूछा है कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी ये तीनों डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर अवस्थित है? तो ये भी परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह आपका कावेरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 55वां, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं? तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है वह आपने बताना है। तो तिस्ता देखिए सहायक नदी नहीं है, रावी, चिनाब, झेलम सिंधु की सहायक नदियां हैं, बट तिस्ता सहायक नदी नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा है। तो कृत्रिम झील भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। क्या नाम है उसका? गोविंद बल्लभ पंत सागर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 57वां, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की तो आपने देख ही लिया था सबसे बड़ी सुपीरियर झील। अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे झील कौन से है? तो वह आपकी वुलर झील है। तो वुलर झील आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील है जो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी? चोलाम झील है जो आपकी कहाँ पे स्थित है? सिक्किम राज्य में है। तो सिक्किम राज्य में आपकी चोलुम झील जो भारत की सबसे ऊंची झील है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 60वां, निम्नलिखित में से कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी है? तो ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ज्वालामुखी के उद्गार से जो झील बनी है वह आपकी लोनार झील है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लोनार झील। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? तो आपने बताना है कि किस झील पे ये स्थित है। तो ये लोकटक झील पे स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो धुआंधार जलप्रपात है वह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स है। तो हाइड्रोपोनिक्स आपका क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो ये इस तरह के टर्म्स भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। एरोपोट्रिक है ये आपका हवा में पौधे को उगाना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेरीकल्चर, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो सेरीकल्चर आपके रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? तो एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पीली क्रांति संबंधित है, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की जो स्थापना हुई थी वह 1986 में हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ पालन से संबंधित है वर्मी कल्चर, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भूरी क्रांति संबंधित है, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में किस स्थान पर है? तो देखिए भारत जो है वह उर्वरक उत्पादन एवं उसके उपभोग में अगर हम बात करें तो वह तीसरे स्थान पे है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। तो नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फल के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है? तो भारत का स्थान प्रथम किस में है? काजू के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो फलों और सब्जियों की अगर हम बात करें तो भारत दूसरे स्थान पे है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यूरिंग क्या है? तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्यूरिंग देखिए तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन श्वेत क्रांति संबंधित है, तो ये सभी को पता होगा, श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश आप सभी को पता है कौन है? ब्राजील है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसके जनक वी कौन है? वी कुरियन है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आप सभी को पता होगा ये। अगला क्वेश्चन भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो किसको किया गया है? बीटी कॉटन को किया गया है, ऑप्शन बी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 80 निम्न में से कौन से राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया है? तो सिक्किम को किया है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भारत निम्न में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो निम्न में से पूछा है, ऑप्शन दे रखा कहवा, धान, गेहूं और दलहन। तो दलहन का देखिए सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, सबसे ज्यादा उत्पाद भी करता है और उसका उपभोग भी सबसे ज्यादा करता है दलहन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में कोयले के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। झारखंड भारत में कोयले के उत्पादन का प्रथम नंबर स्थान रखता है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बॉक्साइट में देखिए उड़ीसा है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा, उड़ीसा सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो अभ्रक की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्रक होता है, का उत्पादन होता है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है? तो कितने क्षेत्र पर पाया जाता है वन और वन आच्छादित क्षेत्र का भार? तो ये पाया जाता है 24.16, तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन पता होगा आपको, अहमदाबाद को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वह आपका कानपुर को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान किसका है?
पहला स्थान आपका चीन का है रेशम उत्पादन में, तो आपने याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? तो 1921 जनसंख्या को विभाजक वर्ष माना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो नियमित जनगणना की अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1881 से हुई थी। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी 1872 में। अगर नियमित की बात करें तो 1881 में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत में नियमित जनगणना जो आपकी 1881 में हुई थी की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नागालैंड की 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी, दशकीय वृद्धि दर उसकी ऋणात्मक रही थी, तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की है? तो अगर हम बात करें कि दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा किस राज्य की रही थी, तो वह रही थी मेघालय की, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से कौन सी नदी होकर बहती है? अगर हम इसकी बात करें तो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो यहाँ पूछा है कि जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें पोटास की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं और चूना होता है, बट इसमें पोटास की कमी होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पीली क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है आपकी, वो आपके तिलहन से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तिलहन। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति की उत्पत्ति का स्रोत है? तो टोडा जनजाति की उत्पत्ति की अगर स्रोत की बात करें तो वो नीलगिरी हिल्स में पाई जाती है टोडा जनजाति, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो गोदावरी नदी है भारत की प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, किस हिमालय शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट को अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। अगर हम बात करें कि चीन में, तो चीन में देखिए एवरेस्ट को, चीन में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? चोमोलोंगम चोमोलोंगमा कहा जाता है एवरेस्ट को। चीन में, नेपाल में क्या कहा जाता है आपको? सागर माथा कहा जाता है। तो हिमालय का नाम सागर माथा भी है, चोमोलोंगमा भी है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे युवा वलित पर्वत कहा जाता है? तो युवा वलित पर्वत किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? तो देखिए, अगर हम दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होता है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद पूर्वोत्तर बिंदु इन्होंने देख रहा है गुहार मोती गुजरात, बट जो पूर्वोत्तर बिंदु है वह आपका किबूती अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर की बात करें तो किबूती अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तरतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर सही है। मुख्य भूमि
इसका दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कैंप कोपरेम कन्याकुमारी है, तो ये भी ठीक है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। पूर्वोत्तर बिंदु आपका तिब्बती और अरुणाचल प्रदेश है, तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में, तो कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो 8 राज्य आपके कौन कौन से, उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला देखिए, पहला जो है वह आपका राजस्थान है, क्या आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछा था। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा गुजरात है। तीसरा अगर हम बात करें तो आपका मध्य प्रदेश है। चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा आपका छत्तीसगढ़ है। पांचवे की अगर हम बात करें तो आपका झारखंड है। छठा आपका पश्चिम बंगाल है। सातवां आपका त्रिपुरा है। आठवां और अंतिम है आपका मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये आप याद रखिएगा, ये 8 नाम भी आप याद रखिएगा, कई बार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है। अगला और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, यह है आपका भारत की उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम तक की वास्तविक दूरी का अंतर पूछा है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं कि पूर्व से पश्चिम की कितनी डिस्टेंस है और उत्तर से दक्षिण की कितनी डिस्टेंस है, तब आप इसका वो निकाल पाएंगे, अंतर निकाल पाएंगे। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो ये आपकी 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया 1, 11 में से 9 गया 8, और एक इधर 11 में से 9 गया 2, तो 281 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा इनकी वास्तविक दूरी में, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच में। तो अंतर कितना होगा? 281 किलोमीटर। आपने ये याद रखना, 3214 आपकी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ये परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जाता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कई क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपका कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। और इस तरह की वीडियोस अभी और भी आएंगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो ये प्लेलिस्ट है इसको भी आप सेव करके रख लीजिएगा, जब आपका एग्जाम होगा तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। और इसका रिवीजन जरूर आप करते रहिएगा बीच बीच में। नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए, आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।